हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं हूं कांक्षा, आपकी साइंस टीचर। और भाई क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, हम ऑलमोस्ट पूरा खत्म कर चुके हैं और बस एक आखिरी पार्ट इसका बाकी रह गया है। यानी कि अगर आपने इसके बाकी के पार्ट्स नहीं देखे, 3 पार्ट इसके आ चुके, तो फटाफट से वो देखिए, फिर यहाँ आइए, फिर एकदम सब कुछ मक्खन की तरह समझ आने वाला है। तो हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे एक्सप्लोरिंग फोर्स, यानी हम फोर्सेस को एक्सप्लोर कर रहे थे। सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने सबसे पहले सीखा कि भाई फोर्स होता क्या है, किसे फोर्स कहते हैं, यानी इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो भैया किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक तरीके का अगर पुश और पुल लग रहा हो, उसी को हम फोर्स कहते हैं। फिर हमने इसकी टाइप्स देख ली थी, जो कि क्या होती है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और उसके अंदर हमने काफी सारे एग्जांपल्स, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट भी करके देख लिए और सब कुछ सीख लिया था। तो लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो भाई ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ने के बाद एक सवाल मन में जागा था, एक क्यूरियोसिटी, एक चुल जागी थी, जो कि क्या थी कि भैया क्या सारे ही ऑब्जेक्ट को जो हमारी अर्थ है वो इक्वल फोर्स से पुल करती है? क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। यही अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, यही सीखने वाले हैं कि ऐसा अगर नहीं है तो क्यों है। तो सब फोर्सेस को जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं उसको उस पर अलग अलग फोर्स क्यों लगता है, कितना लगता है, कैसे क्या लगता है, यही तो अब हम देखने वाले हैं। तो उससे पहले सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए कि आखिर कैसे हैं आप लोग? एकदम तंदुरुस्त दुरुस्त है कि नहीं है ना? चलो, तो भाई तंदुरुस्त और दुरुस्त ही रहना चाहिए, क्योंकि हेल्थ हमारे लिए सबसे पहले फर्स्ट चीज आती है। चलिए देखते हैं अब एनसीईआरटी ने आगे आपको फोर्स में और क्या क्या एक्सप्लोर कराया हुआ है। अब हम पढ़ने वाले हैं वेट एंड इट्स मेजरमेंट। तो अब तक जो हम वेट के बारे में सुनते आ रहे थे, पढ़ते आ रहे थे, आपको भी जानकर जो है ना बड़ी हैरानगी हो जाएगी। आप हैरान हो जाओगी, भैया अब तक जो हम अपना वेट मेजर कर रहे थे वो तो गलत था। यानी हम जो यूनिट लेते थे वो गलत लेते थे, हम गलत चीज को वेट बोलते थे, अब तक हमें कुछ पता ही नहीं था। और अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर वेट होता क्या है। तो भाई जो फोर्स होता है, ठीक है, कौन सा फोर्स? फोर्स जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगाती है, एक पुल जो लगाती है अर्थ अपनी तरफ, जो ऑब्जेक्ट को खींचती है, उसमें जो पुल लगाती है, उसी को हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट का वेट। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, यानी जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, जो समझते आ रहे थे, जिस हिसाब से हम अपना वेट मेजर करते थे, वो एकदम गलत था। यहाँ देखो कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। वेट एक अलग चीज होती है। वेट क्या होती है? वेट एक तरीके का ना फोर्स होता है, यानी कि वही जो ग्रेविटेशनल पुल जिसको हम बोल रहे हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी वो जो एक फोर्स है जो अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट पे लगाती है, अपनी तरफ खींचती है उसको, उसी फोर्स को हम बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट। और हर ऑब्जेक्ट का ये अलग अलग ही आएगा या आता है। जितना ऑब्जेक्ट भारी होगा उतना ही उसको खींचने के लिए पुल लगेगा, ठीक है? जितना हल्का होगा उतना कम पुल लगेगा, तो ऑफकोर्स उसका वेट अलग अलग ही आएगा। तो देखो, वेट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली। अब वेट क्या मेजर कर रहा है, ठीक है, कि कितनी स्ट्रांगली किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ पुल कर रहा है, यही काम है, यही हम मेजर करें। वेट की जो मेजरमेंट है वो होती ही ये है कि अर्थ कितनी स्ट्रांगली, है ना, कितनी ताकत से किसी चीज को पुल कर रहा है, हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी को वेट कहते हैं। और ये मेजर किया जाता है किसमें? इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? केजी या ग्राम्स नहीं होती है, ये हम गलत कैलकुलेट करते आ रहे हैं। वो मास की यूनिट होती है, वेट की यूनिट होती है न्यूटन, जो कि हम कैपिटल एन से इसका सिंबल डिनोट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आपको ये कंक्लूड करने के लिए फिर से क्या करना है? थोड़ा और एक्सप्लोर करना है। आपको एक्टिविटी देख लेनी है। एक्टिविटी क्या आपको करनी है? आपको एक स्प्रिंग लेना है। आपने अपने घर में इस तरीके के स्प्रिंग देखे होंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको एक इस तरीके की जगह होनी चाहिए कि आप उसको अपने घर में लगी हुई कील में टांग देंगे। अगर कील नहीं नजर आ रही है तो मम्मी को तंग नहीं करना, दीवार में फालतू में छेद नहीं कर देना है। आप सिर्फ ये एक्टिविटी देख लो, वरना समझ लो यहीं से, ठीक है? आपको एक स्प्रिंग ले लेनी है, आपको धागा लेना है, थ्रेड लेना है, और आपको ले लेनी है अलग अलग वेट की कुछ चीजें, 2-3 तरीके की चीजें, जैसे कि पेंसिल बॉक्स ले लिया आपने एक पत्थर ले लिया, आपने कोई और चीज ले ली, ठीक है, और क्या टिफिन बॉक्स ले लिया, ठीक है? इस तरीके की चीजें आपको ले लेनी है। अब क्या करना है? एक एंड जो है इस स्प्रिंग का कहां पर आपको लगाना है? आयरन नेल पे, मैंने बताया कील पे आपको टांग देना है, ठीक है? और इसके नीचे धागा बांध के इससे जो चीज है, देखो इस तरीके से आपको लगाना है, अरेंजमेंट करना है, जैसे ये पत्थर टंगा हुआ है, ठीक है? तो आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे सपोज किसी चीज जो भी पहली चीज आपने टांगी, जैसे पेंसिल बॉक्स टांगा, तो ये स्प्रिंग थोड़ी सी खिंच जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। फिर अगर आपने और भारी चीज टांग दी, जैसे कि अब आपने पेंसिल बॉक्स या टिफिन बॉक्स के बाद आपने पत्थर जो है टांग दिया है, तो वो और ज्यादा खिंच जाएगी, यानी और नीचे आ जाएगी, ये देखो इस तरीके से। लेकिन इसकी भी एक लिमिट होती है। अगर आप बहुत ही भारी कोई चीज ले लोगे तो ये टूट भी सकती है,
इसलिए बहुत ज़्यादा भारी कुछ आपको नहीं ले लेना है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करना है। ये एक्सपेरिमेंट हम क्यों कर रहे हैं, इससे हमें क्या कंक्लूजन मिल रहा है, इससे पता क्या लग रहा है, हम क्यों ही ये करें, क्यों देख रहे हैं, तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि जो हर ऑब्जेक्ट है, जो ये स्प्रिंग है, ये स्ट्रेच हो रही है हर ऑब्जेक्ट को लगाने में, लेकिन अलग अलग वो स्ट्रेच हो रही है, यानी वैरी कर रही है। हल्का ऑब्जेक्ट है तो वो कम स्ट्रेच हो रही है, भारी ऑब्जेक्ट है तो और ज्यादा स्ट्रेच हो रही है। यानी कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग फोर्स से पुल करती है, यानी ये वैरी करता है। अब ये बोल रहे हैं क्या इसी तरीके की स्प्रिंग को हम अपनी डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट के वेट को मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं और करते भी हैं। अगर आपने अपने घर में ध्यान से देखा हो तो आपके घर में एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, यूजुअली सबके घर में होता है, मेरे घर में तो है, आपके घर में है तो आप नहीं देखा है तो देख लो मम्मी से मांग के, नहीं है तो कोई बात नहीं, अब यहाँ देख लो उसको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फिर वो क्या है। तो भैया एक स्प्रिंग बैलेंस होता है इस तरीके का आपके घर में, यूजुअली मेरे घर में तो इसी तरीके का मैंने देखा है, वरना ऐसा भी होता है। अब ये कैसा बना हुआ होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, काम क्या करता है, एकदम सेम वही स्प्रिंग वाला इसके अंदर फंडा है। इसके ऊपर एक इसे टांगने वाला एक हुक दिया हुआ होता है और एक नीचे चीजें टांगने वाला, मतलब ऊपर ऐसा दिया है कि कील पे टांग ले आप उसको, और नीचे ऐसा हुक दिया हुआ है जिसपे आप कोई चीज टांग पाए अच्छे से। अब इसके बीचों बीच एक स्प्रिंग लगी हुई होती है जो एक एंड से इसके लास्ट एंड वाले एंड तक जाके जुड़ी हुई होती है, इसके अंदर होती है, ठीक है। और इसके ऊपर ये वाला जो पार्ट हमें नजर आ रहा है, इसमें स्केल लगा हुआ होता है, मेजरमेंट स्केल, जिससे हम मेजर करते हैं वेट को या फिर मास को, ठीक है। हम 2 यूनिट्स इसमें मेजर कर सकते हैं। इसमें हम न्यूटन में आपको इस तरफ दिया हुआ होगा, यहाँ पे न्यूटन में आप इसका जो है वेट मेजर कर पाओगे, और इस तरफ आप देखोगे ग्राम्स में दिया हुआ होगा जो कि होगा मास, ठीक है। इधर वेट इधर मास, तो आप 2 चीजें इससे जो है मेजर कर सकते हो। अब जो मास है वो थोड़ा सा कोरिलेटेड होता है वेट से, कैसे वो मैं आपको भी यहाँ पे थोड़ा सा जो है समझा देती हूँ। ये देखो, जैसे कि जो वेट होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। वेट तो हमें पता है न्यूटन में हम मेजर करते हैं, एक फॉर्मूला होता है, वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी, ठीक है। वेट हम कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का, वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी। ग्रेविटी जो होती है वो हम कितनी लेते हैं, ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड, पर हम थोड़ा इजी बनाने के लिए अप्रॉक्स वैल्यू यूज कर लेते हैं जिसको हम बोल देंगे 10 मीटर पर सेकेंड हम ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो जितनी भी चीजें हम साइंस में पढ़ रहे हैं ना वो सब अप्रॉक्स ही है, कुछ भी चीज एक्यूरेट नहीं होती, हम हर चीज अप्रॉक्स ही पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी ये चीजें अप्रॉक्स होती हैं, ठीक है, अंदाजन कि इसके आसपास लगभग। तो भाई यहाँ पर अगर हमें किसी चीज का वेट जो है मेजर करना है, मान लो कि हमें मास दिया हुआ है 100, ठीक है, 100 हमें मास दिया हुआ है किसी चीज का, या हमें पता है कि किसी चीज का 100 जो है मास है और ग्रेविटी जो है उसकी 10 हमने ले ली, ठीक है। तो यहाँ वेट कितना आ गया, 1000 न्यूटन हमें वेट पता चल गया। अब इसी का उल्टा भी, यानी हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा घुमा देंगे और अगर हमें किसी चीज का वेट पता है तो हम मास भी निकाल सकते हैं। कैसे, सेम चीज ले लो। अब जैसे वेट हमें पता है 1000 है, ठीक है, वेट हमें पता है 1000 न्यूटन है और हमें मास निकालना है, ठीक है। ग्रेविटी तो हमें पता ही है क्या होती है, मास हमें निकालना है, मास पता नहीं क्या है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला देख लो क्या होता है, W इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी होता है। अब हमें मास निकालना है तो हम क्या करेंगे, W डिवाइडेड बाय ग्रेविटी हो जाएगा इज इक्वल्स टू मास, ठीक है। यही तो मैथ्स है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। आप कैलकुलेट कैसे कर लोगे, आप यहाँ ऊपर लिख दोगे आप 1000 जो कि हमें वेट पता है, ग्रेविटी हमें पता है 10 ले ली हमने, ठीक है, और अब हमने ये इसको कट कर दिया, यानी 100 ग्राम हमारा आ गया वापस से क्या, इसका मास, ठीक है, स्मॉल एम लेते हैं, ठीक है। तो मास हमें पता चल गया, यही मास था इसका। तो देखो हमने दोनों चीज निकाल ली। अब मैथ्स क्या होती है कि हमें अगर जैसे 3 चीजें यहाँ दी हुई हैं, ठीक है, 3 वैल्यूज हैं, उसमें से हमें 2 दी हुई हैं, 1 निकालनी है तो निकाल सकते हैं। तो यही होगा कि 2 दी हुई होंगी, 2 पता होगी, 1 हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो यही फंडा यहाँ पर आपको लगा लेना है। इस तरीके से वैल्यूज आप निकाल सकते हो। यूजुअली सबसे इजी रहता है कि न्यूटन, मतलब वेट आपको पता हो तो आप किसी भी चीज का मास निकाल लोगे, ऐसे ही जैसे मास पता हो तो वेट निकाल लोगे, ठीक है। ये एक दूसरे से कोरिलेटेबल है, कैसे, ये मैंने आपको बता ही दिया है। चलिए अब देखिए, लेट अस लर्न। सबसे पहले हम लर्न करते हैं कि भैया जो स्प्रिंग बैलेंस होता है उसमें मेजरमेंट कैसे करें, हम किसी चीज का वेट मेजर कैसे करें। सबसे पहले हम स्प्रिंग बैलेंस के बारे में पता होना चाहिए, वो कैसे बना हुआ है, उसमें क्या क्या चीज लगी हुई
हुई है, उसमें जो मेजरमेंट यूनिट्स होती हैं वो किस हिसाब से बनी हुई हैं, और हम किसी चीज़ को फिर मेजर कैसे करेंगे हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो वही हम देखते हैं। अगर आपको याद होगा तो आपने क्लास 6 में थर्मामीटर देखा था, ठीक है, किस चैप्टर में, टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट में, है ना। तो थर्मामीटर में एक स्केल दिया होता है ना, मेजरमेंट यूनिट, एक स्केल दिया हुआ था। वही स्केल, इसी तरीके का स्केल यहाँ दिया होता है। जैसे कि नॉर्मल जो हमारा स्केल होता है कौन सा, प्लास्टिक वाला, उसमें देखो 2 यूनिट्स दी हुई होती हैं, 1 सेंटीमीटर और 1 इंच दिया होता है। ऐसे जो स्प्रिंग बैलेंस होता है उसमें एक तरफ मास ग्राम में दिया होता है और एक तरफ क्या दिया होता है, न्यूटन में आपको वेट दिया हुआ होता है। चलिए देख लेते हैं फटाफट से। तो उससे पहले अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या आती है पढ़ाई लिखाई में, जो कि बच्चों को आमतौर पे आ ही जाती है, तो आपने करना क्या है, हमेशा की तरह ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे जाना है, मुफ्त में डाउनलोड कर लेना है जो भी आपको चीज़ें चाहिए। MCQ, सैम्पल पेपर, क्वेश्चन आंसर, एग्जाम्स आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस यहाँ से आपको आपकी हो जाने वाली है। लेकिन वीडियो देखने के बाद जाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी के साथ अब नेक्स्ट एक्टिविटी आ गई, फिर से ऑब्जर्व करना है। ठीक है, ये एक्टिविटी ही जो है बता रही है, इस एक्टिविटी में आपको पता चलेगा कि भैया क्या क्या ये यूनिट है, कैसे मेजर हो रही है, कितना कितना इनके बीच में डिफरेंस होता है, जो यूनिट्स हैं कितना कितना इनके बीच में डिफरेंस होता है, कितनी इनके बीच में डिवीजन होती है, कैलकुलेशन हमें करनी है तो करनी कैसे है, यानी हम कैसे नापेंगे किसी चीज़ को। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक ये चीज़ आई है तो ये कितनी है एक्चुअली में। ठीक है, ये तो आपको दिख रही होंगी कि 0 1 2 3 4, ये तो एक्यूरेट 0 1 2 3 4 पे आ गई तो ठीक है, लेकिन अगर उनके बीच में कहीं आ गई तो आपको तो पता ही नहीं है कि वो जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है उसका मतलब क्या है या उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो वो भी तो हमें पता लगाना है। तो फटाफट से देख लेते हैं। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, अगर आप गौर से देखो, इसको जूम करा हुआ है इन्होंने, यहाँ पर ये पूरा स्प्रिंग बैलेंस है, क्लियर नहीं होगा अच्छे से तो इसको जूम करके दिखाया हुआ है इन्होंने। देखो एक तरफ ग्राम है, एक तरफ न्यूटन है, यानी एक तरफ वेट मेजर कर रहे हैं, एक तरफ मास मेजर कर रहे हैं। ठीक है, 0 0 से दोनों शुरू हो रहा है। मास देखो किस यूनिट में है, ग्राम्स में दिया हुआ है, और ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1000 ग्राम तक, यानी 1 kg तक ये दिया हुआ है, 1 किलो तक। ठीक है, हमें पता है 1000 ग्राम कितना होता है, 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 kg होता है, यानी 1 किलो तक की चीज ही आप इस पे मेजर कर सकते हो। ठीक है, दूसरी तरफ देखो कितना न्यूटन दिया हुआ है, 10 न्यूटन दिया हुआ है, 10 न्यूटन। ठीक है, अच्छा ये इसका मतलब नहीं है कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, थोड़ी सी ये ऊपर नीचे यूनिट्स एकदम डिट्टो एक साथ नहीं लगी हुई। गौर से अगर आप देखो, नोटिस करो तो देखो जहाँ 200 है इससे थोड़ा सा नीचे 2 है, ऐसे जहाँ 1000 है इससे थोड़ा सा नीचे जो है 10 है, बिल्कुल सेम लेवल पे नहीं है, तो आप सेम लेवल पे इसको मेजर नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं मानोगे, समझ आ गया। आप देखो इनके बीच में सबसे पहले हम देख लेंगे रेंज, हमने देख ली 0 से 10 न्यूटन की चीज आप इसमें जो है मेजर कर सकते हो। इसकी रेंज क्या है, 0 से 10 न्यूटन है। ठीक है, और मास में क्या हो गई, 0 से 1000 ग्राम, या फिर हम बोल सकते हैं 1 किलो तक आप चीजें मेजर कर सकते हो। ठीक है, अब हम इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है, स्प्रिंग बैलेंस को गौर से देखना है, ऑब्जर्व करना है, और आपको जो भी क्वेश्चंस हैं इसके आंसर फाइंड आउट करने हैं। तो हाउ मच इज द वेट डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द 2 बिगर मार्क्स। अब जो 2 बड़े बड़े मार्क्स हैं फिर से देखेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है 2, ठीक है, यहाँ दिया हुआ है और 1 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 4 5 ऐसे दिया हुआ है। यहाँ पर क्या दिया है, 100 200 300 400। इनके बीच का डिफरेंस आपको कितना लग रहा है, 1 न्यूटन का डिफरेंस है, और इस तरफ 100 ग्राम का डिफरेंस है। साफ पता चल रहा है, कैसे निकाला है ये बता दूं एक बार। तो देखो, अब 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 आएगा, 400 में से 300 माइनस करेंगे 100 आएगा, 300 में से 200 माइनस करेंगे 100 आएगा, 200 में से 100 माइनस करेंगे 100 आएगा। यानी कि इन सारे डिविजन्स में कितना 100 का गैप है। ठीक है, ये जो बड़ी वाली डिविजन्स है इनमें 100 का गैप है, और ये वाली जो बड़ी वाली डिविजन है न्यूटन वाली, इसमें 1 न्यूटन का गैप है। समझ आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पर क्या सवाल है। तो इससे आपको पता चल गया डिफरेंस कितना है। अब दोनों बड़ी डिवीजन जो है, बिगर वाली डिवीजन जो है, जो 2 बड़े बड़े मार्क्स हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस है। अगर ग्राम की बात करें तो 100 ग्राम का डिफरेंस है, और अगर न्यूटन की बात करें तो 1 न्यूटन का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 0 and 1, और अगर 1 and 2 आप लोगे तो दोनों के बीच में आपको 1 न्यूटन आंसर आएगा, तो यानी 1 न्यूटन का डिफरेंस है। अब ये बोल रहे हैं कि हाउ मेनी डिवीजन शोन, जो स्मॉलर वाली, जो छोटी वाली, यानी 2 तो बड़ी है, ठीक है, अब इनके बीच में छोटी छोटी भी दी हुई है, तो ये कितनी है। ठीक है, ये निकलेंगी 5।
ठीक है, ये निकलेंगी 5 स्मॉलर डिविजन्स आपको मिलेंगी, ठीक है, 5 स्मॉलर डिवीजन। न्यूटन वाली साइड अभी हम कर रहे हैं, ठीक है, इधर वेट वाली साइड। सेम मेथड आपको खुद से मास वाली साइड भी लगाना है। मैं आपको न्यूटन वाली साइड करके बता रही हूँ जो कि बुक में दिया हुआ है। मास वाला इसी सेम फॉर्मूले से आप या इसी सेम फंडे से आप खुद से करेंगे, ठीक है। तो वेट वाली साइड हम देख लेते हैं, बीच में छोटी छोटी जो डिविजन्स हैं, इधर मास में भी आपको वो छोटी छोटी डिविजन्स का गैप देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर कितने 5 डिविजन बीच में है, ठीक है, 5 डिवीजन बीच में दी हुई है। यहाँ स्केल से देख लेते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ये जो स्केल है, ये देखो छोटी छोटी डिविजन्स हैं ये, ठीक है। मैं इसको थोड़ा हटा देती हूँ, रब कर देती हूँ। ये देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डिविजन्स हैं इनके बीच में। यहाँ ऐसे डिफरेंस देख लो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डिविजन्स का गैप है इनके बीच में। समझ आ गया? अब करके देखते हैं आगे, कैलकुलेट क्या करना है वो देख लेते हैं। तो कैलकुलेट हमको करना है 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड, एक स्मॉल डिवीजन कितना रीड कर रही है, यानी ये जो ये वाली लाइन है जो 2 बड़ी के बीच में जो ये छोटी छोटी 4 आपको नजर आ रही है, बेसिकली 5 हैं, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, अगर आपको मान लो ये 2 न्यूटन है, ठीक है, ये 2 न्यूटन है और ये 3 न्यूटन दिया हुआ है, ठीक है, 2 और 3 न्यूटन दिया हुआ है। अब किसी चीज का वेट यहाँ पर आया तो आपको तो पता ही नहीं, अगर 2 तक आएगा तो ठीक है आप बता दोगे 2 न्यूटन आया, 3 न्यूटन आया, लेकिन इनके बीच में किसी डिवीजन पे आया तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको तो पता ही नहीं है कि वो जो स्मॉलर डिवीजन है वो कितनी क्वांटिटी बता रही है, ठीक है, तो वो निकालनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो वो कैसे निकालेंगे? 1 स्मॉलर डिवीजन कैन रीड, हमें पता है इन दोनों के बीच में 1 न्यूटन का डिफरेंस है और बीच में छोटी छोटी डिवीजन है 5, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर दोगे, ये आएगा 0.2 न्यूटन, यानी जो ये एक छोटी वाली स्मॉलर वाली डिवीजन है ये 0.2 न्यूटन का डिफरेंस दे रही है। ये 0.4, ये 6, ये 8 और फिर यहाँ पर वापस 10, यानी कि 3 न्यूटन हो जाएगा, यानी 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर वेट यहाँ पर आया है, किसी चीज की मार्किंग यहाँ आई है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 2 न्यूटन हो गया प्लस 0.2, ठीक है, कितना आ गया? 2.2 न्यूटन, ठीक है, 2.2 न्यूटन आ गया। अब ऐसे ही मान लो अगर ये आ जाता है इसके 2 नीचे बाद, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? 2 न्यूटन प्लस 0.2 इंटू 3, ठीक है, 2 3 6 होता है, तो यानी ये हो जाएगा 2.6 न्यूटन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर कोई भी यूनिट होगी आप बिल्कुल ऐसे ही इसको कैलकुलेट कर दोगे, जितनी भी नंबर ऑफ डिवीजन पे वो आएगा उतनी आप मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पर और प्लस कर दोगे जो भी आपका यहाँ जिसके भी बाद वो आ रहा है, जैसे कि 3 न्यूटन 2 न्यूटन के नीचे आ रहा है तो ये मैंने इसलिए 2 न्यूटन लिया है। अगर 3 न्यूटन के नीचे आएगा वेट कहीं पे और स्मॉलर डिवीजन पे आके रुकेगा तो मैं यहाँ 3 न्यूटन लिखूंगी, ठीक है। स्मॉलर डिवीजन एक डिवीजन 0.2 है। अब 3 के बाद अगर आया है तीसरी वाली पे तो इंटू 3 करूंगी, दूसरी वाली पे अगर आया है तो इंटू 2 करूंगी, ठीक है। ये हमें देखना है, ऐसे ही कैलकुलेट करके आप एक्यूरेट वेट जो है निकाल पाओगे, ठीक है, मेजर कर पाओगे। सेम इसी तरीके का आपको कैलकुलेशन यूज करना है मास भी पता करने के लिए। मास को भी आप ऐसे मेजर करोगे, ठीक है, जैसे कि 100 का उसमें एक में गैप है, ठीक है, बीच में 5 डिवीजन दी हुई हैं, तो ये क्या हो गया 20, यानी कि 20 जो आपका ग्राम है 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम का डिफरेंस है। तो आप कैसे कर लोगे? अगर आप मान लो कि वेट आया है जैसे 100 पे है, ठीक है, 100 के बाद यहाँ पर इस वाली डिवीजन पर वेट आया है तो प्लस 20 हो जाएगा, यानी 120 ग्राम आपका मास जो है 120 ग्राम आया है। मास भी वैसे मैंने बता ही दिया है, बट आप इसको खुद भी ट्राई करेंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। समझ आ गया कि कैसे आपको मेजर करना है, इस तरीके से आपको मेजर कर लेना है। आप चलिए फिर फाइनली मेजर कर लेते हैं। अब आपको फाइनली एक स्प्रिंग बैलेंस ले लेना है अपने घर में, जो भी अवेलेबल हो। अवेलेबल है तो लीजिए, नहीं अवेलेबल है तो जिद नहीं करनी है, फिर यहीं से सीख लेना है कैसे होगा आपको। अच्छा क्या करना है, मैंने बताया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं लेनी। पता चला सिलेंडर वगैरह लेके 1 kg तक की चीज़ ही ले सकते हो, पता चला सिलेंडर मेजर करने बैठ गए तो स्प्रिंग ही टूट गई बीच में, तो कोई फायदा नहीं है। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लेनी है आपको, 1 kg तक की ही चीज़ लेनी है, जैसे कि वही पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स या वाटर बॉटल, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको उन सारी चीज़ों को लेना है और मेजर करना है। मेजर कैसे करना है वो भी अभी हमने पीछे पढ़ लिया है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब यहाँ पर। तो भैया मान लो कि पेंसिल बॉक्स का वेट आया है 1 न्यूटन, लिख देंगे। पार्शियली फिल्ड वाटर बॉटल का मान लो 2.6 न्यूटन वेट आया है, तो वो लिख देंगे। पार्शियली फिल्ड मतलब आधी फिल्ड वाटर बॉटल है, और ऐसी वाटर बॉटल लेंगे जिसको आप हुक पे टांग सकते हो, वरना कैसे टांगोगे। ठीक है, तो मेजर आपने कर लेना है वेट इसी तरीके से, और भी चीज़ों को आपको यहाँ पर लिख देना है, और भी चीज़ें ले लेनी है जो भी आपके आसपास इजीली अवेलेबल होती है, और उनका भी आपको वेट मेजर करके ऐसे बॉक्स में लिख लेना है। ठीक है, अब चलिए ये तो हो गया खत्म। ठीक है, ये आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब एक फंडा है, अब यहाँ फंडा क्या आता है, अब यहाँ मेन बात क्या आती है, बोल रहे हैं ये सब तो ठीक है हमने समझ, लेकिन एक्यूरेटली एग्जैक्टली हमें ये बताओ कि भैया मास और वेट में आखिर फिर डिफरेंस होता क्या है। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करेंगे अच्छे से। जो मास होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो मेजर किया जा सकता है इनडायरेक्टली अगर हमें किसी का वेट पता है। ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज का वेट पता है, ठीक है, वेट अगर हमें किसी चीज़ का पता है, जैसे हमने देखा था 1000 न्यूटन, अगर हमें किसी भी चीज़ का वेट पता है, ठीक है, तो हम उसका मास निकाल सकते हैं, जो कि मैंने बताया था ना 100 ग्राम आएगा। ठीक है, तो भैया ये एक दूसरे से कोरिलेटेबल है। उसके बाद सिंस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन ऑलमोस्ट सेम एवरीवेयर, अच्छा आप क्या देखोगे कि जो अर्थ है उस पर ऑलमोस्ट हर जगह जो है वेट सेम ही रहेगा, लेकिन अगर आप दूसरे प्लैनेट्स पे चले जाओगे तो जो वेट है वो डिफरेंट आएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का फर्क हो जाएगा ना। अब अर्थ पे भी कहीं कहीं पर थोड़ी सी ग्रेविटी डिफरेंट होती है, तो थोड़ा थोड़ा फर्क आ सकता है, हल्का फुल्का। लेकिन अगर आप बिल्कुल अलग प्लैनेट पे चले जाओगे, मार्स मून पे चले जाओगे, तो वहाँ तो ग्रेविटेशनल पुल अलग अलग होता है ना, तो वेट एकदम चेंज हो जाएगा। लेकिन जो मास है, अगर यहाँ अर्थ पे किसी चीज़ का मास जो है, मैटर, मास मतलब क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है। अगर 1 किलो भरा हुआ है यहाँ पर, तो भैया आप चाहें उसको मून पे ले जाओ, आप चाहें उसको किसी मार्स पे ले जाओ या अर्थ पे लाओ, वो 1 kg मास ही रहेगा। यानी मास हर जगह सेम रहता है और वेट डिफर करता है जगह के हिसाब से। ये समझ रहे हो आप? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर। ठीक है, मास होता क्या है, ये सब डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें वैसे तो आप डिटेल में 6th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे। सो मास क्या होता है, एक अमाउंट, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट में कितना मैटर भरा हुआ है, जैसे कि एक बॉल है, जो उसका मास आएगा, यानी बॉल के अंदर कितना मैटर भरा हुआ है उतना उसका मास आएगा। अगर मैं इंटू कर दूंगी ग्रेविटी तो वो उसका वेट आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो मास जो है उसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम्स होती है, किलोग्राम्स होती है, जो कि कांस्टेंट रहता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जबकि जो वेट होता है वो क्या होता है, एक तरीके का ग्रेविटेशनल फोर्स, एक पुल होता है जो अर्थ या कोई भी अदर प्लैनेट लगा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, और ये यूजुअली मेजर होता है न्यूटन में, और ये स्लाइटली वेरी कर सकता है, अर्थ के अलग अलग कोने पे थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, और डिफरेंट प्लैनेट्स पे तो चेंज ही हो जाएगा, क्योंकि हर प्लैनेट पे ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे हमें पता है मून पे तो ना के बराबर ग्रेविटी होती है ना, तो वहां तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा, यानी कि आपका वेट जो है मून पे जाकर कुछ अलग ही आएगा। देखो जैसे यहाँ पर देखो, मास अर्थ पे 50 है, ठीक है, और मास मार्स पे भी 50 है, यानी मास देखो दोनों जगह सेम है। वेट देखो अर्थ पे किसी का 110 lbs आ रहा है, और देखो यहाँ मार्स पे 42 आ रहा है, तो वेट चेंज हो गया ना, लेकिन मास सेम है। ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, ये अब आपको आई होप समझ आ गया होगा कि भैया जो मास होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर होता है इन द ऑब्जेक्ट, उसको हम kg ग्राम्स में जो है मेजर करते हैं। मास हर जगह सेम होता है, वेट चेंज हो जाता है, क्योंकि वो एक तरीके का ग्रेविटेशनल पुल है जो हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो जितना ऑब्जेक्ट भारी होगा उतना ही उस पर ग्रेविटेशनल पुल लगेगा। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, कितना बढ़िया बताया हुआ है, आपको बाकायदा दिया हुआ है। मास देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का, अर्थ पे मान लो 1 kg है, मून पे भी 1 kg है, मार्स पे भी 1 kg है, वीनस पे भी 1 kg, जुपिटर पे भी 1 kg है। ठीक है, लेकिन वेट देखो ऑब्जेक्ट का कितना है, 10 पे हम अर्थ पे हम 10 न्यूटन लेते हैं ऑन एन एवरेज अप्रॉक्स। ठीक है, तो 10 न्यूटन हो गया। ठीक है, मून पे देखो 1.6 न्यूटन, बिल्कुल, क्योंकि बहुत लो ग्रेविटी होती है मून पे, तो 1.6 न्यूटन, यानी कितना कम ग्रेविटेशनल पुल होता है, इसलिए चीज़ें वहाँ हवा में उड़ रही होती हैं यूजुअली, है ना, पकड़ नहीं बन पाती। क्यों? क्योंकि मून उसको किसी भी चीज़ को नीचे से अच्छे से खींच ही नहीं रहा है स्ट्रांगली, इसलिए चीज़ें वहाँ फ्लोट करने लग जाती हैं, उड़ने लग जाती हैं। मार्स पे इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वीनस पे अप्रॉक्स आ गया, ठीक है, अर्थ के थोड़ा बराबर। जुपिटर पे तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल पुल है, ये देखो बहुत ही ज़्यादा, अर्थ से भी ज़्यादा है ना, चीज़ चिपक ही जाएगी मान लो उस पर।
सो हमारी एवरीडे लाइफ में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, पर्टिकुलरली फॉर द गुड्स वी कॉमनली यूज, जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, आर मोर इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। हम किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि उसके अंदर कितना मैटर भरा हुआ है, रेदर देन हम उस पर फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। दो वाइल द यूनिट्स ऑफ मास आर यूज, जो हम मास की यूनिट यूज़ करते हैं वो हम गलत यूज़ करते हैं। ठीक है, मास की यूनिट जो है, मतलब वो मास की जगह हम यूज़ नहीं करते, हम वेट की जगह मास की यूनिट यूज करते हैं। यानी कि अगर हम कर रहे हैं कैलकुलेट, हम बोल रहे हैं कि जी इसका वेट कितना है, कितने किलो वेट है, कितने ग्राम वेट है, तो ये तो मास की यूनिट है। हम जो है वेट वर्ड में उसको यूज कर रहे हैं, जबकि कैलकुलेट हम मास ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हम गलत यूज करते हैं। इट इज सेड दैट द वेट ऑफ द व्हीट बैग इज 10 kg। हम क्या बोलते हैं कि इस गेहूं की बैग का जो वजन है वो 10 किलो है, बट इन साइंटिफिक यूज इट इज नॉट करेक्ट। अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज की बात करें, साइंटिफिक वे में बात करें, तो ये करेक्ट नहीं है, ये तो भाई गलत है। इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द करेक्ट टर्म, इसीलिए हमें करेक्ट टर्म, करेक्ट यूनिट यूज करनी चाहिए। हमारी एवरीडे लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा कैजुअल हो गई है, इसलिए हम कुछ भी उल्ट पुल्ट जो है बोल देते हैं, मान लेते हैं, लेकिन उससे बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। आपको भी बड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा अभी सुनने में, पढ़ने में, समझने में। कई बच्चों को विश्वास भी नहीं हो रहा होगा कि नहीं, हम तो चेक करेंगे, लग रहा है मैडम तो गलत बता रही है, गड़बड़, ऐसा तो नहीं होता, हमने तो कभी नहीं सुना, किसी ने तो नहीं बताया। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब यहाँ अगला टॉपिक क्या है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। अब कोई भी चीज होती है, अब ये तो भाई हमने बात कर ली अर्थ वर्थ पे चलने पे, सॉलिड वाली चीजों पे। अब लिक्विड पे अगर हम आ जाएं, अगर पानी है या कोई भी लिक्विड चीज है, अगर हम उसके अंदर पत्थर फेंकते हैं, कोई चीज हैं या फूल होते हैं, देखो फूल वगैरह या हल्की चीजें हैं, आपने आमतौर पे देखा होगा कि वो फ्लोट कर रही होती है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर डूब जाती है। तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कौन सी चीज उसमें डूब जा रही है, कौन सी चीज उसमें बहती रहेगी। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एक तरीके का पानी भी एक फोर्स लगाता है, लिक्विड भी एक फोर्स एक्सर्ट करता है, और साथ ही साथ ग्रेविटेशनल फोर्स तो होता ही है। अब मान लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है किसी चीज पर और लिक्विड जो फोर्स लगा रही है वो कम है, तो वो चीज नीचे डूब जाएगी क्योंकि ग्रेविटी ने उसको खींच लिया। लेकिन अगर मान लो कि जो लिक्विड फोर्स लगा रही है वो ज्यादा है, ठीक है, वो ऊपर से ऊपर खींचती है उसको, और ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, तो वो चीज फ्लोट करेगी, या ऊपर रह जाएगी या पार्शियली डिप हो जाएगी। ये फंडा इसमें लगता है। तो आखिर उस फोर्स का नाम क्या है, उसको बायोएंसी बोलते हैं वैसे तो। ठीक है, तो व्हाइल टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम अ बकेट, अगर हम वाटर जो है, जैसे कि एक बाल्टी है, बाल्टी के अंदर अगर हम मग डुबाते हैं, अगर नीचे आप उसको रखोगे आपको हल्का हल्का फील होगा, जैसे ही आप उसको नीचे से निकाल के बाहर निकालोगे तो आपको बड़ा भारी फील होगा कि इसके अंदर भर गया है बड़ा सारा चीज़, है ना। और दूसरी चीज़, अगर आप मग को बार बार नीचे से दबा के डिप करते रहोगे तो आपको महसूस होगा कि वो ऊपर की तरफ ही बार बार आए जा रहा है, यानी एक फोर्स लग रहा है नीचे से ऊपर की तरफ भेजने के लिए उसको, है ना। यही हमें स्टडी करना है। सो इफ वी प्लेस सम ऑब्जेक्ट ऑन वाटर, अगर हम कुछ चीज़ों को पानी, कुछ ऑब्जेक्ट को पानी पे डालते हैं तो कुछ ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं जबकि कुछ नीचे डूब जाते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ का वो एक्ट करता है, हमें पता है, हर ऑब्जेक्ट पे, चाहे वो पानी में है, चाहे वो अर्थ, चाहे वो लैंड पे है, कहीं पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम करेगा ही करेगा, है ना। लेकिन एक और तरीके का फोर्स भी है जो शायद लिक्विड या पानी जो है लगा रहा है, तभी कोई चीज फ्लोट या सिंक कर पाती है, यानी फ्लोट कर रही है या फिर डूब रही है। सो हमने क्या करना है, हमने लेना है एक खाली प्लास्टिक बॉटल, इसको भी आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। खाली वाली प्लास्टिक बॉटल आपको लेनी है, बाल्टी लेनी है, आपको उस प्लास्टिक बॉटल को देखो इस तरीके से इसके ऊपर रखना है, डिप करने की कोशिश करो। जब आप डुबाओगे तो आपको नीचे से एक फोर्स महसूस होगा जो ऊपर भेज रहा होगा बार बार उस बॉटल को, जिसकी वजह से ये बॉटल खुद ब खुद आके ऊपर फिर फ्लोट करने लग जाएगी। यानी इससे आपको क्या पता चला कि एक फोर्स है जो नीचे से लिक्विड लगा रहा है, ठीक है, यानी ग्रेविटी उसको इतना खींच नहीं पा रही कि वो डूब जाए, ठीक है। तो यानी लिक्विड का जो फोर्स है वो ज्यादा है जिसकी वजह से वो फ्लोट करे, तो एक अपवर्ड पुश आपको फील होगा और बॉटल सरफेस के ऊपर राइज कर जाएगी। दिस शोज दैट वाटर या फिर कोई भी इस तरीके के जो लिक्विड होते हैं वो एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं। उस अपवर्ड फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, द फोर्स अप्लाइड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज अपथ्रस्ट। इसको हम अपथ्रस्ट बोलते हैं या बायोएंट फोर्स बोलते हैं, बायोएंट फोर्सेस, ठीक है, बायोएंट फोर्सेस बोलते हैं या अपथ्रस्ट बोलते हैं। समझ आया। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो इन्होंने कॉर्क डाला है, या मान लो लकड़ी का कुछ डाल दिया है, वुड डाल दिया है, या कॉर्क है या वुड है या आयरन है, तीन चीजें अच्छा कंपैरिजन में इन्होंने दी हुई है। अब यहाँ कॉर्क देखो काफी हल्का होता है तो ये फ्लोट कर रहा है, यानी ग्रेविटी जो है वो इसको खींच नहीं पा रही है, जो अपथ्रस्ट फोर्स है, जो बायोएंट फोर्स है वो ज्यादा है, इसलिए ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये जो ब्लॉक है ये आपको दिख रहा होगा लकड़ी का, ये आधा डूब गया है, आधा आधा, आधा आधा मतलब क्या हुआ,
ग्रेविटी जो है वो भी बराबर खींच पा रही है, और जो बायोएंट फोर्स है लिक्विड का वो भी उसको बराबर पुश दे रहा है, यानी ऐसे उसके ऊपर बराबर सा फोर्स लग रहा है, इसलिए वो आधा ऊपर आधा नीचे हो रहा है। ठीक है, आयरन जो है काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है, भारी होता है, तो इसमें क्या हो रहा है कि जितनी चीज़ भारी होती है उतना ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, यही अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, है ना। तो यानी कि ग्रेविटी ने तो इसको नीचे खींच लिया, जबकि जो अपथ्रस्ट फोर्स है जो ऊपर उसको भेज रहा है वो कम रह गया है, वो कम है, और ग्रेविटेशनल पुल ज़्यादा है, इसलिए ये चीज़ डूब गई है। ठीक है, समझ आया ये कॉन्सेप्ट? बड़ा ही ईजी है, बहुत ही मज़ेदार है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब लिक्विड में डालते हैं तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, जबकि जो लिक्विड होता है वो एक ऊपर अपवर्ड की तरफ जो है एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसको बायोएंट फोर्स बोलते हैं। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ज़्यादा है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, अगर वो इक्वल है तो वो फ्लोट कर सकता है या पार्शियली डिप होगा। बायोएंट फोर्स डिपेंड्स ऑन द लिक्विड्स डेंसिटी। अच्छा, बायोएंट फोर्स इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि वो लिक्विड क्या है, यानी पानी है या कौन सा लिक्विड है, और उसकी डेंसिटी कितनी है, वो कितना थिक है, कितना गाढ़ा है, कितना कम है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं। टॉपिक कवर्ड लेटर इन द बुक, ये आप बाद में पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, अभी बस हमने बायोएंट फोर्स को ध्यान से पढ़ना था कि भाई किस वजह से चीज़ें डूब जाती हैं, फ्लोट करती हैं। अच्छा, अब एक पर्सन था, अब कोई ना कोई साइंटिस्ट ही होता है, कोई रिसर्चर होता है जो डिस्कवर करता है ये चीज़ें पहली बार, तो फटाफट वो यहाँ पर भी हम देख लेंगे। तो भाई आर्किमिडीज का ही प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज एक पर्सन है, एक बंदा है। ठीक है, ये एक फेमस ग्रीक साइंटिस्ट है। ये ग्रीक साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो फुल्ली या पार्शियली इमर्स्ड होता है, डूबा हुआ होता है अगर लिक्विड में, तो वो एक्सपीरियंस कर रहा है एक तरीके का अपवर्ड फोर्स जो कि इक्वल होता है टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ क्या है मैं आपको करके थोड़ा सा दिखाती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा फटाफट से। अब आप ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, ये एक कंटेनर है, इसके अंदर पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर मैस होने वाला है बट कोई बात नहीं, साफ़ कर लेंगे बाद में। अब ये ग्लास है, एकदम खाली है, इसमें कुछ नहीं है, खाली है ये। ठीक है, मैं इसको इसके अंदर ऐसे डाल रही हूँ, ये देखो, ये छोड़ दूंगी, ये पूरा का पूरा देखो जितना भी डिप हुआ, ठीक है, डिप हो गया, इसने अपने जितना ये डिप हुआ है उतना इसने फ्लूइड बाहर निकाल दिया, यानी पानी बाहर निकाल दिया है। अब अगर ये वाला जो लिक्विड इसके अंदर है, ये वाला जो पानी है, अगर मैं ये मेजर करूं और उस ग्लास का वजन अगर मैं मेजर करूं, ठीक है, यानी ये जो पानी जितना बाहर निकला है उस कंटेनर में से, अगर मैं उसका वेट मेजर करूं और अगर मैं उस ग्लास का वेट मेजर करूं तो क्या होगा, दोनों का एकदम सेम आएगा, इक्वल आएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट हो, अगर हम उसको लिक्विड के अंदर डालते हैं तो वो अपने वजन के जितना पानी या लिक्विड जो है बाहर डिस्प्लेस कर देता है, निकाल देता है। ठीक है, सो अब यहाँ क्या है, if the weight of a liquid displaced by an object is smaller than the weight of the object। अब क्या होता है भाई, यहाँ पर जो वेट है लिक्विड का जो डिस्प्लेस हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, अगर वो कम है, ठीक है, उस लिक्विड का जो वेट है उस ऑब्जेक्ट से कम है जो डिस्प्लेस हुआ है, तो क्या होगा, द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड। जो ऑब्जेक्ट है वो डूब जाएगा लिक्विड में। द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर क्या होगा, जैसे मैंने अभी क्या बताया, मैंने जैसे ही वो ग्लास डाला उसके अंदर, तो अब जो मैं मेजर करूंगी, ठीक है, मुझे तो ये पता है इसलिए मैंने बोला कि इक्वल वेट आएगा। ठीक है, तो इक्वल वेट है, और वैसे भी मैंने क्या बताया, ग्लास जब डाला तो वो थोड़ा फ्लोट कर रहा था, वो डूबा नहीं था उसमें, वो तो उसको स्पेस नहीं मिल रहा था, तो वो फ्लोट कर रहा था। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड निकला है बाहर वो इक्वल निकला है, अगर मैं उसको नापूंगी, और जो उस ऑब्जेक्ट का वेट है वो आएगा इक्वल, तो यानी इस वजह से वो फ्लोट कर पा रहा था। लेकिन यही अगर मैं कोई गोल आयरन बॉल ले लूंगी तो भैया उसके वेट जितना वो पानी डिस्प्लेस अगर नहीं कर पाएगा तो यानी वो आयरन बॉल नीचे डूब जाएगा। समझ आया है? ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है, इसी को बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो आर्किमिडीज ने, ग्रीक साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था। तो भाई इसी के साथ बस एक लास्ट छोटा सा फिर से यहाँ पर हमें एक जान लेने वाला टॉपिक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है ये भी। इसमें क्या बोल रहे हैं ये कि भाई कुछ रॉक्स होते हैं, देयर आर सम रॉक्स व्हिच कैन फ्लोट। जो आपने अगर ध्यान दिया हो तो आपने देखा होगा कि जो पानी, बड़े बड़े ओशियंस वगैरह होते हैं, वहाँ पर कुछ रॉक्स होते हैं जो उस पर फ्लोट कर रहे होते हैं ना, या कुछ बड़े बड़े पत्थर टाइप के होते हैं जो फ्लोट कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं? अब वो कौन से रॉक्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर उसमें से कुछ रॉक का उन कुछ रॉक में से एक रॉक का यहाँ पे नाम दिया हुआ है जिसे कहते हैं प्यूमिस। ठीक है, प्यूमिस क्या
होता है ये, जब वॉल्केनो जो है जो फट जाता है जब, ठीक है, जब लावा होता है उसका, ठीक है, लावा जो इकट्ठा होता है वो क्या होता है, जब वो सूख जाता है, जब ड्राई अप हो जाता है, यानी कि क्या होता है, लावा के अंदर होती है बहुत सारी गैस, उस लावा में बहुत सारी गैस होती है, तो जब वाटर वेपर से वो क्विकली कूल डाउन हो जाता है तो वो जो गैस होती है वो ट्रैप हो जाती है एयर बबल की फॉर्म में, छोटे छोटे एयर बबल की फॉर्म में इन पत्थर के अंदर जो है ट्रैप हो जाती है, इन रॉक्स के अंदर, ठीक है। तो इससे वो उनका जो वेट होता है, जो वजन होता है, थोड़ा लाइटर हो जाता है, वो पोरस हो जाते हैं, होल्स वाले रॉक हो जाते हैं वो, और वो उनकी जो क्या वो किस चीज़ से भर जाते हैं, एयर पॉकेट्स उसके अंदर बन जाती हैं, जिसकी वजह से इनका जो वजन होता है जो हल्का होता है कंपैरेटिवली पानी से, ठीक है, ये कम डेंस होते हैं देन वाटर, एंड फिर ये इस वजह से फ्लोट कर पाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अच्छे से समझ आया सब कुछ। चले इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है, खत्म होता है। अब अगली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले इसके क्वेश्चन आंसर्स और फिर फटाफट कर लेंगे MCQs। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूरीज।